सर फिर तो हेयर फॉल के बारे में बात करने से पहले, हेयर यस सर। रिग्रोथ के बारे में बात करने से पहले, जो हेयर फॉल है और हेयर साइकिल है हमारी, उसके बारे में यस थोड़ा सर। सा सर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्ते सभी को। जैसे कि सर ने पूछा कि हेयर रिग्रोथ से पहले हम हेयर फॉल या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर ले तो ज्यादा बेटर होता है। जी। तो जैसे कि सर आप जानते हैं, आज के समय में हेयर फॉल वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम के रूप में लोग फेस कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन है उसमें 2 आउट ऑफ 3 पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल। तो ये काफी बड़ा एक इशू आजकल क्रिएट हो चुका है। और पहले के समय में हम देखते थे कि पेशेंट्स में नॉर्मली 35 एज या 40 एज में हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू होता था। बट नाउ डेज हम लोग देख रहे हैं कि आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज पेशेंट्स को हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जी। तो हेयर फॉल बेसिकली एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग लाइफस्टाइल जो आजकल जी रहे हैं, तो वो सबसे एक बड़ा रिलेटेड फैक्टर है इसमें। फिर भी जो हम हेयर फॉल के मेन फैक्टर्स गिनते हैं, उसमें इसको दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी फैक्टर और सेकंड जी। होता है सपोर्टिव फैक्टर। तो प्राइमरी फैक्टर वो होता है जिसमें हेयर फॉल एक बार हो जाता है तो फिर से रिगेन होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और प्राइमरी फैक्टर में हम मेजरली पकड़ते हैं एंड्रोजेनेटिक कॉज, यानी अनुवांशिक तत्व। जो भी अनुवांशिक रीजन होता है या कारण होता है, उसके कारण जो हेयरफॉल होता है उसे हम प्राइमरी फैक्टर पकड़ते हैं। हेलो। जी। जी। डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, एक्सेस मेडिकेशंस, इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जो बेसिक प्राइमरी फैक्टर हम लोग देख रहे हैं, अनुवांशिक हेयर लॉस या अनुवांशिक बालों का झड़ना, तो वो जीन टू जीन ट्रांसफर होता है। बट हम देखते हैं कई बार कि किसी एक पीढ़ी में या किसी के फादर के हेयर्स काफी अच्छे होते हैं, बट जो बेटे के हेयर है वो काफी थीन होते हैं या जल्दी उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बराबर। बट कई बार ऐसा भी होता है कि किन्हीं पीढ़ियों में, जैसे किसी के फादर के हेयर्स काफी अच्छे हैं या उनके दादाजी के हेयर्स काफी अच्छे रहे, तो कई बार क्या होता है, जैसे मैटरनल या फादर दोनों तरफ से ये चीजें जीन्स ट्रांसफर होती है। तो बेसिक फैक्टर तो हम लोग एंड्रोजेनेटिक ही मानते हैं इसको। और सेकंड, जो सेकेंडरी फैक्टर्स या सपोर्टिव फैक्टर्स होते हैं, उसमें स्ट्रेस एक सबसे बड़ा रीजन है। आजकल की लाइफस्टाइल में हम लोग स्ट्रेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बराबर। तो स्ट्रेस के कारण सबसे ज्यादा हेयर फॉल का कॉज मान सकते हैं। सेकंड होता है न्यूट्रिशनल। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, जो फूड है उसकी क्वालिटी एकदम वीक हो चुकी है। तो उसके कारण भी हेयर तक के वो न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं पाता है। हम एक्सटर्नली ऑयल लगाते हैं, स्प्रेज लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बट वो उतनी अच्छी तरीके से उसको ठीक नहीं कर पाता या न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। बराबर। सेकेंड सर, मेडिकेशन, एक्सेस ऑफ मेडिकेशन के कारण भी हेयर फॉल होना पॉसिबल होता है। जैसे काफी हाई पावर ड्रग है या नॉर्मली जो लीवर पे या किडनी पे इफेक्ट करते हैं, ये ड्रग्स भी एक्सेस यूज के कारण हेयर फॉल डेवलप कर सकते हैं। जी। थर्ड अपन देख सकते हैं सर, पोल्यूशन। आजकल आप देखेंगे कि नागपुर में ही इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि घर से बाहर निकलना, यानी हम घर तक जब वापस आते हैं तो हेयर्स पूरे डैमेज हो जाते हैं। बराबर। उसमें डैंड्रफ होना या डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे अट्रैक्ट कर लेते हैं हेयर्स को और उसमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ये बराबर। अपन एक बेसिक कॉजेस मान सकते हैं हेयर फॉल के। और जैसे आपने बोला कि हेयर साइकिल, तो हेयर साइकिल भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हमारी एक लाइफ साइकिल है, या अपन पढ़ते हैं वाटर साइकिल है, या हर चीज जो भी लिविंग थिंग्स है उनकी जी। जो लाइफ साइकिल है, वैसे ही जी। हेयर की भी एक साइकिल होती है। उसमें बेसिक 3 फेजेस होते हैं। एक एनाजेन फेज, सेकेंड कैटाजेन फेज, और थर्ड टीलोजेन फेज। तो जो अच्छा। ये फर्स्ट फेज होता है हमारे हेयर साइकिल का, एनाजेन फेज, इसमें क्या होता है कि ये ग्रोथ फेज होता है। इसमें जो हमारा बाल या हेयर है वो स्प्राउट होके, मतलब ऊपर आके उसकी ग्रोथ शुरू होती है।
और ये अच्छा। फेज में हेयर अपने एक्सट्रीम ग्रोथ, जो भी उसकी ग्रोथ है या पर्सन टू पर्सन जो ग्रोथ वेरी करती है, उस ग्रोथ तक के पहुंचता है। और अगर ये जो एनाजिन फेज है ये अगर ज्यादा रहा, मतलब इसके नंबर ऑफ हेयर ज्यादा है, जैसे नॉर्मली इसको 70 to 80% माना जाता है, अगर ये आपका 70 to 80% है तो आपकी हेयर क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी, आपके हेयर फॉल कम रहेगा। और इसके बाद का जो फेज होता है कैटाजिन फेज, इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है या जो ब्लड सप्लाई होता है हेयर को, वो एकदम कम हो जाता है। तो जो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण हेयर की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो एक जगह पे स्टेडी रहता है। अच्छा। तो वहां पे जो हेयर की ग्रोथ है, यानी कई पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि सर हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये जो फेज है ये फेज उससे एसोसिएटेड रहता है। हम लोग उनको यही बताते हैं कि आपका जो हेयर साइकिल है वो कहीं ना कहीं कैटाजन फेज में रुक गया है, मतलब उसको ग्रोथ बराबर। नहीं हो पा रही, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, या और भी रिलेटेड फैक्टर्स रहते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स रहते हैं, जैसे हमने देखे प्राइमरी जो फैक्टर है एंड्रोजेनेटिक बराबर। फैक्टर्स है, उसके कारण उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन या जो भी ग्रोथ फैक्टर्स है वो न मिलने के कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वो झड़ते नहीं है बट स्कैल्प में एक जैसे वैसे भी ये डेड है, बट डेड समान सेल्स समान एक प्रेजेंट रहते हैं। बराबर। थर्ड जो स्टेज आती है हमारी टीलोजेन स्टेज, इसमें जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है या ब्लड से जो सप्लाई रहता है वो पूरी तरह टूट जाता है, और वहां पे एक स्टेडी, एक जस्ट रेस्टिंग फेज में हेयर फॉलिकल पहुंच जाता है। इसको नॉर्मली रेस्टिंग फेज कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि हेयर फॉलिकल आपका जस्ट वहां पे एक स्टब्ड है, अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे या शैम्पू या कोम्बिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाएगा। तो ये तीन फेजेस होते हैं हमारे हेयर साइकिल की। जैसे ही टीलोजेन फेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके जीन्स प्रॉपर है या न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है या आपका जो हेयर फॉलिकल है, सेल है, अगर वो हेल्दी है, तो इस टेलोजेन फेज के बाद में एनाजेन फेज वापस से रिपीट हो जाता है, जिससे ओके। ये साइकिल कंप्लीट होती है। बट जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हमने देखा, प्राइमरी जो हेयर फॉल का कॉज हमने देखा, उसमें क्या होता है कि एनाजिन, कैटाजिन और टीलोजेन के बाद में वो वापस से एनाजिन पे नहीं जाता है, वो टीलोजेन पे ही अटक जाता है, जिससे हमको मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस देखने मिलता है। तो बराबर। उसमें क्या होता है, उतने एरिया में फिर से रीग्रोथ नहीं होती है। हेयर फॉल एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे लाइफ साइकिल है या बाकी की साइकिल है, उस तरीके से हेयर फॉल होना एक नॉर्मल चीज है। बट अगर वो साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तो उसे हम लोग एंड्रोजेनेटिक या परमानेंट हेयर लॉस जिसे बोलते हैं वो कह सकते हैं। बराबर। तो सर ये तो परमानेंट ये हेयर लॉस है के सर। बारे में जो बताया आपने, परमानेंट हेयर लॉस और जो जेनेटिक जो बताया मेल पैटर्न बाल्डनेस जो रहता है, जो जेनेट जीन से ट्रांसफर होता है, उसमें भी हम जो एग्जैक्टली। हमारा आज का टॉपिक है पीआरपी का, क्या वो यूज कर सकते हैं उसमें? यस। हाँ सर, एग्जैक्टली exactly। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि साइकिल जो होती है, अभी जो हमने डिस्कस की, ये साइकिल पे सारा हेयर फॉल या हेयर रीग्रोथ डिपेंड करता है। अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तो हेयर फॉल परमानेंट हो जाता है। बट जब हम पीआरपी उस चीज में ऐड करते हैं या पीआरपी ट्रीटमेंट ऐड करते हैं तो वो साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट होना शुरू हो जाती है और वापस से आप हेयर रीग्रोथ देख सकते हैं। बराबर। तो सर ये पीआरपी क्या है, मतलब पीआरपी का मतलब क्या है? व्हाट इज पीआरपी सर? पीआरपी जो हमारा मेन टॉपिक है, जी। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी सर। जैसे आप नाम में ही देखेंगे, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी प्लेटलेट से भरा हुआ प्लाज्मा। प्लाज्मा। जैसे जो हमारा ब्लड होता है उसमें काफी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप जानते हैं प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज है। तो जी इन सर। सारी चीजों का एक स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन होता है। तो जो ये प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, जैसे हम लोग एक बेसिक एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। बट इसका एक और इफेक्ट जो होता है, इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो स्पेसिफिक जहां भी साइट ऑफ एक्शन पे हम इंजेक्ट करते हैं या उस जगह पे हम लोग उसको स्प्रिंकल करते हैं या ऐड करते हैं, तो उस जगह की वो ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे नाम में ही हम लोग देखते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, पेशेंट का एक 10 to 20 ml ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन, जैसे आप देखेंगे पीछे में ही रखी हुई है, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम लोग इसे रोटेट करते हैं।
जी। उसके अलग अलग आरपीएम होते हैं। नॉर्मली 1000 आरपीएम से 4000 आरपीएम पे हम लोग रोटेट करते हैं, और अच्छा। रोटेशन के बाद में आफ्टर 4 to 5 मिनट्स या आफ्टर 9 मिनट्स हमें ब्लड सेपरेट हुआ हुआ मिलता है। अच्छा। उसमें 3 लेयर फॉर्म हो जाती है। ऊपर की बफर कोट या नॉर्मल प्लाज्मा होता है। सेंटर में जो रहता है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, और सबसे नीचे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी सेटल हो जाते हैं। तो जो बीच की लेयर है, जो गोल्डन पार्ट होता है इसका, ऑरेंज गोल्डन पार्ट, उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस चीज को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहा जाता है। तो ओके। बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी वो जो मिडल पार्ट है ब्लड का, या जो प्लेटलेट से ज्यादा जिस चीज में रहता है प्लाज्मा में, वो प्लाज्मा को हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। अच्छा। और साथ ही साथ पीआरपी में हम लोग एक और चीज करते हैं। एक डर्मा रोलर होता है। जैसे आप ये दिखा सकते हैं अपने जी। व्यूअर्स को, कि डर्मा रोलर होता है। इसमें भी काफी स्पाइक्स होते हैं छोटे छोटे। बराबर। तो जो ये पीआरपी हम लोग बनाते हैं, उसको जो स्पेसिफिक साइड है, जैसे अब पीआरपी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हेयर फॉल या हेयर रिग्रोथ के लिए। तो जो बराबर। भी पीआरपी है, हम उसको प्रॉपर स्पेसिफिक साइड में इस तरह से इंजेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं पोस्टर में। जी और सर। स्पेसिफिक साइड, अगर किसी को सामने एम पैटर्न का हेयर लॉस है, तो हम लोग इतना स्पेसिफिक साइड पे उसे इंजेक्ट किया जाता है। अगर ओ पैटर्न हेयर लॉस है तो पीछे इंजेक्ट किया जाता है। इवन पीआरपी आप देखेंगे तो फेस पे भी इंजेक्ट की जाती है, बट उससे हेयर रिग्रोथ नहीं होती है। वहां के अच्छा। सेल्स जो डैमेज हो चुकी है, वो उनका जो ग्रोथ फैक्टर कम हो चुका है, वो रिपेयर हो जाता है। तो मतलब इस बियर्ड तरह से प्रॉब्लम के लिए पीआरपी भी यूज काम होता कर। है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, जहां पे भी ग्रोथ अगर कम हो जाती है, वहां हम लोग पीआरपी इंजेक्ट कर सकते हैं। जी। और सेकेंड पीआरपी में एक प्रोसीजर होता है, जैसे मैंने दिखाया आपको रोलिंग। तो रोलिंग से भी एक वहां पे जो साइट होती है स्पेसिफिक, वहां पे हम लोग रोलिंग करते हैं, या माइक्रो निडलिंग जिसे कहते हैं, जो छोटी छोटी निडल्स के थ्रू हम लोग इंजेक्ट करते हैं वहां पे, और ऊपर से पीआरपी स्प्रिंकल करते हैं ताकि वो वहां पे एब्जॉर्ब हो सके अच्छी तरह से। अच्छा। तो ये एक प्रॉपर पीआरपी हम लोग बोल सकते हैं। व्हाट इज पीआरपी, जो का क्वेश्चन था। जी। तो ये एक बेसिक पीआरपी का ये है स्ट्रक्चर। सर ये तो हो गया पीआरपी के बारे में लेकिन जो हमारे बिल्कुल। हेयर्स है उसकी ग्रोथ के लिए, उसका हम्म। मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए सर, जो अभी जरूरत है हाँ सभी सर, ये जानने एक की। काफी इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हम आयुर्वेद से अगर इसको रिलेट करते हैं, तो केश को अस्थि का मल माना गया है। जैसे, जी तो सर। जब भी हम कोई डाइट लेते हैं, तो जब उस पे रस क्रिया होती है, जो भी उसका पाचन होता है, तो पहले जैसे हमारा जो सीक्वेंस है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो इस सीक्वेंस में ही वो एक एक पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जी। तो आप देखिए कि उसको अस्थि तक आने में काफी समय लग जाता है। अगर हम एक सीक्वेंस देखेंगे तो पाचन क्रिया में जब देखते हैं, तो पहले रस, फिर रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, फिर जब अस्थि पे आएगा, फिर उसके मल को वो प्रोवाइड करेगा। यानी हेयर एक अ, उतना प्राइमरी एक ऑर्गन नहीं मानती है बॉडी। जब भी हम न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, तो पहले वो जो रक्त धातु से बनी हुई चीजें है, जैसे हार्ट है, किडनी, लंग, लिवर है, ब्रेन है, बराबर। इसको पहले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और सबसे आखिरी में हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। तो हेयर फॉल मेनली बहुत सारे पेशेंट्स में एसोसिएटेड होता है न्यूट्रिशन से। अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, या विटामिन डिफिशियंसी है, या जैसे हेयर इटसेल्फ प्रोटीन से बना होता है, तो अगर आपका प्रोटीन इंटेक बराबर नहीं है, या जो भी विटामिन इसेंशियल है वो अगर प्रॉपरली आप इंटेक नहीं कर रहे हो, तो हेयर फॉल देखने मिलता है, या हेयर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा। तो जैसे आप न्यूट्रिशन में आप जो विटामिन है, तो उसमें बात कर सकते हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी आता है। इससे जो भी इनरिच फ्रूट्स है, या इससे इनरिच जो भी ड्राई फ्रूट्स है, आप इनटेक कर सकते हैं। या जो जी। सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन होता है हेयर्स के लिए, उसको बायोटीन बोलते हैं। जी। तो बायोटीन का इंटेक काफी इंपॉर्टेंट होता है हेयर्स के लिए, क्योंकि बायोटीन जो है हेयर रिग्रोथ और हेयर क्वालिटी में काफी इसेंशियल होता है। तो आप जैसे बराबर। जैसे डाइट पे ध्यान देंगे, वैसे वैसे आपकी हेयर क्वालिटी या हेयर फॉल में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सेकेंड होता है सर हाइड्रेशन। हम लोग हाइड्रेशन पे नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं,
कि आप कितना वाटर इनटेक कर रहे हैं या कितना लिक्विड या फ्लूइड आप इनटेक कर रहे हैं। आप जी जितना प्रॉपर फ्लूइड इनटेक करते हैं उतना ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर रहता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है तो वो स्कैल्प तक के और हेयर्स तक के प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स फ्लो करेगा। तो एक हाइड्रेशन भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइटरी या न्यूट्रिशनल पार्ट में। जी सेकंड, आप जैसे देखते हैं जो ड्राई फ्रूट्स है जैसे बादाम है, आलमंड है, उसके बाद डेट्स है, ये सारी चीजें बहुत इसेंशियल होती है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल बायोटीन का टैबलेट ले रहे हो और 2 बादाम आप रेगुलरली खा रहे हो तो सेम इफेक्ट आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करती है। तो तो लोगों ने ज्यादातर न्यूट्रिशनल नेचुरल फैक्टर, चीजों को यूज करना चाहिए हाँ, मतलब। नेचुरल चीजों को ज्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि आप कितने विटामिन खाएंगे या कितनी गोलियां खाएंगे। तो हाँ नॉर्मल जो डाइट है, आप मिल्क इंटेक बढ़ा दीजिए, पनीर या मिल्क से जो भी बनी हुई डेयरी प्रोडक्ट्स है। सेकेंड जो होता है जैसे प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो आजकल लोग दाल या नॉर्मल ऐसी प्रोटीनिशियस चीजें नहीं खाते। तो इसके लिए आप सोयाबीन नॉर्मल अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। काबुली चने आप अपने नॉर्मल डाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम भी जब पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग उनको एक लास्ट में एक पेपर देते हैं जिसमें सारी चीजें हम न्यूट्रिएंट्स लिख के देते हैं कि आपको ये चीजें इंटेक करना है। क्योंकि क्या होता है, हेयर जब अपने स्कैल्प से ऊपर आ जाता है ना तो वो डेड हो जाता है। अगर आप ऊपर से कुछ भी डालेंगे, कितना भी ऑयल डालेंगे, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करता है। अगर आप इंटरनली उस चीज को, रूट को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तभी वो चीज प्रॉपरली उसको इफेक्ट करेगी। तो एग्जैक्टली। डाइट इज, हाँ, न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट होता है सर उसमें। जी सर। और जो पीआरपी के बारे में हम बोल रहे थे, तो ये हेयर हम्म। रूट पे कैसा एक्शन करता है सर पीआरपी? हाँ, जैसे हमने देखा सर कि पीआरपी कैसे बनती है, अभी एक हमने डिस्कस किया। जी तो जो पीआरपी होती है सर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जी तो जिस भी पार्ट में जब पीआरपी हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो स्पेसिफिक साइट पे हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे अपन ने जो लाइफ हेयर की साइकिल देखे तो उसमें जब वो टीलोजन फेज से हेयर फॉल हो जाता है वो वापस एनाजन फेज में कई बार वापस नहीं आता, जिससे हेयर फॉल या परमानेंट हेयर लॉस बढ़ जाता है। तो जब हम उस साइट पे पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो पीआरपी वहां पे ग्रोथ फैक्टर्स या जो ग्रोथ ये रहते हैं, सेल्स रहते हैं, उसको जी स्टिमुलेट करती है। सेकेंड, हमने देखा जैसे हम लोग परमानेंट हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की बात करते हैं तो मेनली कॉज होता है एक हार्मोन जिसको डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी बोलते हैं। जी तो हमारे स्कैल्प में सर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं या हेयर के आसपास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इस डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन को अट्रैक्ट करते हैं या उनके साथ में एक बॉन्ड बनाते हैं। तो जब भी ये रिसेप्टर्स डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पे हेयर फॉल कॉज करते हैं। तो आप मेनली देखेंगे सर कि किसी की आईब्रोज या जो परमानेंट हेयरलाइन हम लोग बोलते हैं साइड का, ये नॉर्मली किसी का हेयर फॉल होता नहीं है, या नहीं होता। बियर्ड के हेयर कभी हेयर फॉल नहीं होते। तो यहाँ पे वो रिसेप्टर्स नहीं होते जो एसोसिएटेड होते हैं हेयर फॉल से, और वो डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के साथ में बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते, तो जिससे हेयर फॉल नहीं होता है। बट जब हम उस एरिया में, स्कैल्प में, इफेक्टेड एरिया में पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो पीआरपी जो बॉन्ड है उसको बनने से रोकता है। जो डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन और हेयर फॉल रिसेप्टर्स होते हैं उनके बॉन्ड को ब्रेक करने का काम पीआरपी करता है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम पीआरपी को इंजेक्ट करते हैं, जैसे आप देखेंगे इसमें कि जब भी हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं स्पेसिफिक साइड में, तो इंजेक्शन से हम वहां पे एक आर्टिफिशियल वुंड क्रिएट करते हैं या वहां पे एक पंचरिंग अपन करते हैं। तो उस जगह पे हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है या डब्ल्यूबीसी आरबीसी बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो उस साइड पे बढ़ जाता है। तो स्पेसिफिक साइड पे जब जब हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इस तरह से भी पीआरपी हेयर ग्रोथ के लिए काम करती है। और जैसे पीआरपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट इतने रिसर्च के या बाकी जो पेपर पब्लिश हुए उसमें जो रिसर्च के हिसाब से हम देखते हैं तो उसमें यही बताया गया है कि पीआरपी में काफी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ को इनहेंस करते हैं। मतलब जो भी ग्रोथ वहां पे रुक जाती है या ग्रोथ फैक्टर्स जो कम हो जाते हैं या जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करती है। मतलब जो कंडीशन है स्कैल्प की, जो जी नेचुरल हेयर ग्रोथ के लिए कंडीशन इसेंशियल होती है, उस कंडीशन को इंप्रूव करती है।
तो ये प्लेटलेट अपन वो पेशेंट का, पर्टिकुलर पेशेंट का ही लेते हैं, तो उसको खुद को ही ये करते, इंजेक्ट हाँ करते हैं, तो उसको साइड इफेक्ट या उससे रिएक्शन कुछ नहीं होता है पेशेंट को। हाँ हाँ, एग्जैक्टली सर, जैसे आपने जो पॉइंट बोला कि इस पीआरपी का एक सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मेजर एक पॉइंट ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी प्लेटलेट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ये पेशेंट के ही ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके अलावा कुछ अपन इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर इफ इन केस नर्व में या कहीं वेन में ये चीज इंजेक्ट हो जाती है तो भी उस पेशेंट को उतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। और जैसे सबसे सेफेस्ट अगर आज के टाइम की टेक्निक हम मानेंगे तो पीआरपी को बोल सकते हैं, क्योंकि खुद का ही ब्लड होता है और उतने कुछ उसमें रिएक्शंस या एलर्जी होने के चांसेस नहीं होते। बराबर। तो सर ये जी। पीआरपी जो आप बता रहे थे, इसको अपन हम्म। आयुर्वेद में रिलेट कर सकते हैं, कैसे कोरिलेट कर सकते हैं पीआरपी को? हाँ सर, ये काफी एक क्वेश्चन है कि पीआरपी किस चीज में, मतलब आयुर्वेदा से बिलोंग करती है या मॉडर्न साइंस से करती है। तो पीआरपी एक स्पेसिफिक टेक्निक या स्पेसिफिक एक प्रोसीजर है। पीआरपी में बेसिक जो कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने यूज किया है वो उन्होंने ग्रोथ फैक्टर का माना है, बट हम जी इसे आयुर्वेदा से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि काफी पहले से, मतलब पीआरपी के आने के काफी पहले से हम प्रच्छान कर्म जिसे बोलते हैं, जो एक जी सर। आर्टिफिशियल वुंड क्रिएट करके हम लोग ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, तो ये काफी हम लोग सालों से ऑलरेडी करते आ रहे हैं। या कपिंग थेरेपी आप बोल सकते हैं, कपिंग हिजामा जो हो रहा है। सेकेंड, जलों का उच्चारण, जो हम ब्लड एक्सट्रैक्शन करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम लोग काफी सालों से करते आ रहे हैं। जी एग्जैक्टली सेम हम लोग जो पीआरपी में देखते हैं कि पीआरपी को इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। पीआरपी को अगर साइड में रख दे, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको अगर हम साइड में रख दे, तो जो इंजेक्शन वहां पे वुंड क्रिएट कर रही है वो एग्जैक्टली सेम होता है प्रच्छान कर्म के जैसा। वहां से ब्लड ऊज होता है और जो ब्लड ऊज होता है उसके कारण आसपास की सराउंडिंग में एक हीलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इवन जब आप रोलिंग करते हैं जो रोलर से, तो रोलिंग में भी वहां पे एक वुंड क्रिएट हो जाता है। जैसे रोलर में काफी सारे स्पाइक्स होते हैं, मैं आपको एक रोलर दिखाता हूँ खोल के। तो इससे जैसे हम एक ये रोलर आप कंट्रोल वुंड देखेंगे, क्रिएट करते हैं वहां पे वो जगह पे। हाँ एग्जैक्टली, आप देखेंगे तो जो हम प्रच्छान के लिए यूज करते हैं, तो नॉर्मली एक निडल से या एक ब्लेड से हम लोग उसको वुंड क्रिएट करते हैं, तो वो देखने में बराबर। थोड़ा हॉरिफाइंग हो जाता है, मतलब पेशेंट डर जाता है नॉर्मली और थोड़ा वो उतना कंट्रोल्ड नहीं होता है। बट आप अगर इस रोलर से वहां पे वुंड क्रिएट कर रहे हैं तो एक कंट्रोल्ड अमाउंट में हम लोग उस चीज को वुंड क्रिएट करते हैं। और ये नॉर्मली तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा का ही मानता हूँ कि जो हम प्रच्छान कर्म कर रहे हैं, और काफी डॉक्टर्स हैं जो प्रच्छान कर्म से काफी अच्छा हेयर रिग्रोथ में वर्क कर रहे हैं, तो ये एक कंट्रोल प्रच्छान कर्म हम लोग बोल सकते हैं अगर इस चीज पे प्रॉपर स्टडी होती है। क्योंकि ये डिवाइस किसी पैथी का हम लोग नहीं मान सकते, एक सिर्फ डिवाइस चेंज है, बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेदा से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए तो ये नॉर्मली तो मॉडिफाइड पीआर, मॉडिफाइड फॉर्म बोल सकते हाँ हैं इसको, पहचान कर्म का। बिल्कुल बिल्कुल, प्रच्छान कर्म जी का मॉडिफाइड आप इसको पार्ट बोल सकते हैं कि प्रच्छान कर्म को थोड़ा, मतलब उतना डेंजरस जो दिखता है वो, क्योंकि काफी पेशेंट प्रच्छान या जलोका से डरते हैं, तो उस वे में भी हम लोग इसे मान सकते हैं कि पीआरपी या जो भी माइक्रो नीडलिंग हम लोग बोलते हैं, इट इज जी सर। रिलेटेड टू आयुर्वेदा। तो सर ये सब हमने पीआरपी के बारे में देखा, मतलब उसका बैकग्राउंड, उसका प्रॉपर उसका वे कैसे करते हैं हम, कैसे प्रोसीजर करी जाती है। एग्जैक्टली। तो अगर हेयर केयर के बारे में हम बात करें, तो प्रॉपर रूटीन क्या होना चाहिए सर हेयर केयर का? सर, हेयर केयर का एक जो प्रॉपर रूटीन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेयर वॉश या शैम्पू जो करना, हेयर को क्लीन रखना। क्योंकि एक जी मिथ है या काफी लोगों में डर होता है कि शैम्पू करने से हेयर फॉल होता है, जबकि बराबर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी शैम्पू करते हैं तो होता क्या है, जो आपका टिलोजन फेज है जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो जी जो टिलोजन फेज के हेयर्स है वो आपके निकलना शुरू हो जाते हैं। बट क्या होता है, आप शैम्पू में रबिंग करते हैं या जो शैम्पू उसमें लगता है तो वो जल्दी निकल जाते हैं और लार्ज अमाउंट में एक साथ सारे बाल हाथ में आ जाते हैं, तो ऐसा जी लगता है कि हेयर फॉल बढ़ गया। बट अगर आप शैम्पू नहीं भी करते हैं, नॉर्मल डेली रूटीन भी मेंटेन करते हैं, तो भी वो हेयर फॉल होना ही है, मतलब वो चीज होना ही है। अगर आप शैम्पू करते भी है तो भी होना है, नहीं करते हैं तो भी होना है। बट एक मिथ है नॉर्मल पेशेंट्स में कि शैम्पू करने से हेयर फॉल होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस
चीज के कारण शैम्पू नहीं करते हैं या एक एक दो दो महीना हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन क्रिएट होने का या डैंड्रफ बढ़ जाने का या सीवियरोइड डर्मेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हेयर रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि आपको वीक में ट्वाइस या वीकली तो भी हेयर वॉश करना चाहिए। सेकेंड रूटीन फॉलो करना चाहिए कि हेयर को ऑयलिंग कैसे करना चाहिए। काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हेयर को ऑयलिंग कैसे करें। कई लोग डेली ऑयलिंग करते हैं या कई लोग वीकली ऑयलिंग करते हैं, कई लोग करते ही नहीं है कि सर ऑयल करने से फेस पे ऑयल जमा हो ऑयल जाता आता है, पिंपल्स का एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरा ये आंसर रहेगा सर इसमें कि ऑयलिंग आप जब भी करते हैं तो ओवरनाइट ऑयलिंग करिए, मतलब नाइट में ऑयल लगाइए और मॉर्निंग में उसे शैम्पू से वॉश कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके हेयर्स को एक 12 आवर्स के ड्यूरेशन तक के ऑयल का कांटेक्ट रहेगा। तो जो भी न्यूट्रिशन, क्योंकि वैसे भी सर देखा जाए तो हेयर्स को एक्सटर्नल अपन उतना ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो भी जो एक उसका स्मूथनेस या सॉफ्टनेस बना रहना चाहिए वो उतने ओवरनाइट पीरियड में अचीव कर लेंगे। और सेकंड क्या होगा, जब अगर आप डेली ऑयलिंग करते हैं या ऑयल लगा के नॉर्मल वर्क पे निकलते हैं तो वो जी। डस्ट और पोल्यूशन को अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है बाकी के प्रॉब्लम्स जैसे हेयर डैंड्रफ या इचिंग या सीवियरोइड डर्मेटाइटिस, ये सारी चीजें होने के चांसेस होते हैं। तो अब जब भी ऑयलिंग करते हैं ओवरनाइट करने का ट्राई करिए, रात को ऑयल लगा के मॉर्निंग में उसे शैम्पू से वॉश कर लीजिए। और इसे तो वीक में ट्वाइस करिए आप, बिल्कुल जी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीक में अगर आप 2 बार ऑयलिंग करते हैं हेयर्स को तो आपके हेयर एकदम बढ़िया रहेंगे, कभी हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड चीज जैसे हमने डाइटरी फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि आप एक प्रॉपर डाइट या प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करिए। जैसे रोज एक फ्रूट खाइए, कोई भी सीजनल फ्रूट चलेगा। सेकेंड, रोज एक बादाम, एक डेट या पनीर, दूध, ऐसी चीजों का इंटेक बढ़ाइए। सोयाबीन का इंटेक या प्रोटीनिशियस डाइट, जैसे हेयर खुद ही प्रोटीन से बना है तो आप जितना प्रोटीन इंटेक करेंगे उतना आपके हेयर्स को फायदा होगा, मसल्स को भी फायदा होगा, बोन को भी फायदा होगा और हेयर्स को भी फायदा होगा। जी। और एक चीज है हाइड्रेशन, जैसे हमने डिस्कस किया कि आप कम से कम 12 ग्लास पानी रोज पीजिए। अगर आपको बालों को अच्छा रखना है, ब्लड सप्लाई या फेस को भी नॉर्मली अच्छा रखना है तो आप कम से कम 12 ग्लास पानी एक ऑन एन एवरेज रोज मतलब इंटेक प्रॉपर करें। हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, सर हम जब जितना प्रोडक्ट यूज प्रॉपर करते हैं हाइड्रेशन। हेयर केयर के लिए, हाँ, तो उसमें एग्जैक्ट, हाँ काफी हाँ, सारे प्रिजर्वेटिव्स और ये केमिकल्स उसमें रहते केमिकल्स, हैं। हाँ तो ये बिल्कुल, आप वीकली 2 टाइम करने का जो एडवाइस कर रहे हैं उसमें हम नेचुरल हाँ सोर्सेस से ज्यादा यूज कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आप त्रिफला का यूज कर सकते हैं, त्रिफला भी काफी अच्छा होता है हेयर वॉश के लिए। हम लोग जैसे जी। प्रच्छान कर्म के बाद त्रिफला अप्लाई करने के लिए बोलते हैं दही या जी सर। दूध के साथ में। तो आप त्रिफला से भी या त्रिफला के क्वाथ से भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं। जैसे आंवला, शिकाकाई, रीठा, इन जी। चीजों का ज्यादा यूज कर सकते हैं। केमिकल्स तो मैं भी बोलूंगा कि अवॉइड करना चाहिए, बट अब जितना हो सके नेचुरल पे, अगर नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि रीठा है, रीठा नेचुरली आपके हेयर को वॉश कर देगा। त्रिफला जी। तो बेस्ट एक बोल सकते हैं हम। बाकी आप इंटरनली भी आंवला जूस ले सकते हैं, जैसे आंवला जूस या नॉर्मल आंवला के जो भी प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हेयर वॉश के लिए आप अगर सादे पानी से भी डेली वॉश करते हैं और वीक में एक बार इन सब चीजों का, या एलोवेरा अप्लाई करके रख सकते हैं, दही अप्लाई करते हैं बेसिक जो जी होम सर। केयर में लोग, तो वो भी काफी अच्छा होता है सर। जरूरी नहीं है कि आप केमिकल्स, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि काफी केमिकल और एड जितने भी आ रहे हैं शैम्पूज के, जी। और आजकल बहुत सारे ऐसे भी प्रोसीजर्स है जो हेयर को काफी ज्यादा डैमेज करते हैं, जैसे कि स्मूथनिंग है, स्ट्रेटनिंग है। तो कई लोगों का एक जी बिल्कुल। क्वेश्चन रहता है कि सर ये चीज हेयर को कितने हद तक के डैमेज कर सकते हैं। तो ये चीज काफी ज्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब भी स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग ऐसा कोई प्रोसीजर होता है तो उसमें हेयर को आयनिंग की जाती है, मतलब गर्म किया जाता गर्म किया है। जाता और नॉर्मली हर आयुर्वेदा हो या मॉडर्न साइंस हो, इन्होंने गरम मतलब हीट को हेयर के लिए उतना हेल्दी नहीं माना है। मतलब हीट से नॉर्मली हेयर फॉल बढ़ जाता है। और जब आप आयनिंग करते हो या कोई केमिकल प्रोडक्ट या स्मूथनिंग या बाकी ड्राइंग, ड्रायर का यूज डेली जो करते हैं, तो उससे क्या होता है आपके स्कैल्प में एक ड्राइनेस डेवलप हो जाता है है। जो जैसे कि रुक्षता काफी बढ़ी तो हेयर फॉल उसके कॉज। उसके बारे में उसके साथ एग्जैक्टली में सर, हेयर फॉल बढ़ जाएंगे उस हेयर फॉल बड़ा। बढ़ जाएगा सर। जैसे रुक्षता उस जगह की बढ़ने के कारण एक क्या होता है कि डैंड्रफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जी। डैंड्रफ अपने ही स्कैल्प से ही निकलता है।
तो जब भी हेयर ड्राई होते हैं या रुक्षता बढ़ जाती है त्वचा की, तब वहां पे डैंड्रफ, ईचिंग, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती है। और जितना जी सर। स्निग्ध रहेगा स्कैल्प, या जितना खुद से वहां पे सीबम कलेक्शन होगा, उतना ज्यादा आपके हेयर हेल्दी रहेंगे। तो ड्रायर हो गया या बाकी जो केमिकल्स होते हैं, इरिटेंट्स रहते हैं उसमें, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, तो ये सारी चीजें अपन अवॉइड करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए नॉर्मल जो त्रिफला है, रीठा है, शिकाकाई है, और भी जो आयुर्वेदिक शैम्पूज है, वो सारी चीजें आजकल तो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो खुद ही घर पे शैम्पू बनाने के काफी सारे टेक्निक्स दिए रहते हैं, तो आप जी वो सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। सर, ये और जो थेरेपी है, पीआरपी थेरेपी, हाँ हाँ। इसे किसी पेशेंट्स में अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं क्या? मतलब किसी को नहीं चलेगा, ऐसा कोई पेशेंट है ऐसे? जैसे एक व्यूअर नॉर्मली ने तो क्वेश्चन सर पूछा है नहीं हमारे, मानते। हाँ हाँ हाँ। कि नॉर्मली डायबिटिक वही पेशेंट्स में करना चाहिए क्या? नहीं मतलब नहीं नहीं वुंड क्रिएट सर, होता है कर किसी को। सकते हैं सर। अब अगर जैसे इस चीज पे एक थोड़ा टॉपिक से अलग जा सकते हैं अपन कि हमने कई बार एक डायबिटिक वुंड पे भी पीआरपी इंजेक्ट करके देखी है। जो अच्छा। डायबिटिक वुंड होता है, तो उस पे भी पीआरपी काफी अच्छा इफेक्ट करती है, क्योंकि पीआरपी में जैसा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। बराबर। तो अगर किसी चीज का वुंड या हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वहां पे ग्रोथ की डिफिशियंसी हो जाती है। तो जब हम वहां पे पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जी डायबिटिक सर। वुंड्स में भी काफी अच्छा इफेक्ट है। तो डायबिटिक पेशेंट में तो नॉर्मली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हार्ट पेशेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग नॉर्मली जो एएनसी पीरियड में रहते हैं उनके लिए हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, बस। जी उसके अलावा तो कोई मतलब आफ्टर 13 ईयर टू 65 ईयर्स के पेशेंट मेरे पास में अभी भी पीआरपी के शुरू है। तो उसमें जी कॉन्ट्राइंडिकेशंस काफी कम है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स ही काफी कम है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी उसमें काफी कम माने जाते हैं। जी सर। एक सर व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है हमारे, ऑटोलोगस पीआरपी के बारे में कुछ बताइए। ऑटोलोगस। हाँ। ऑटोलोगस पीआरपी मतलब स्पेसिफिक ऑटोलोगस पीआरपी, ऐसा कुछ? उनका क्वेश्चन कुछ गलत होगा उसके इसमें। क्योंकि पीआरपी और मतलब पीआरपी के ऐसा कोई टाइप नहीं है। जी। पीआरपी यानी जो हम लोग लिक्विड बनाते हैं उसको बोलते हैं, और जी सर। ऑटोलॉगस पीआरपी सच मेरे नॉलेज में तो सर नहीं है ये वर्ड। तो सर, पीआरपी एक परमानेंट इलाज है क्या? मतलब हेयर हेयर रिग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए? नहीं सर, परमानेंट कुछ भी नहीं मानते हम लोग हेयर फॉल। या जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट को हार्ट की डिजीज है या डायबिटीज है, तो उसको जी लाइफ टाइम वो चीज कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे हमने जी डिस्कस किए थे कि जो प्राइमरी फैक्टर होता है उसको एंड्रोजेनेटिक कॉज ज्यादातर मानते हैं। अगर आपको जी एंड्रोजेनेटिक कॉज है, तो उस चीज का स्ट्राइक वो करते रहेगा। जब जब आप जैसे पीआरपी से हम जब भी उसको रिलीफ पहुंचाते हैं या जब भी रिजल्ट्स आते हैं, तो जी। उसके 1-2 साल में वापस से हेयरफॉल होना शुरू हो जाता है। तो एक पीआरपी को हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी के टाइप से यूज कर सकते हैं। पीआरपी से आपके हेयर्स नॉर्मली रहेंगे, क्योंकि हेयर फॉल जब भी स्टार्ट होता है या परमानेंट हेयर लॉस जब स्टार्ट हो जाता है, तो आपको मेडिसिन या ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली स्टार्ट रखना पड़ता है। तो जी कुछ कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि पीआरपी करने के बाद में उन्हें हेयर फॉल एकदम 100% कम हो जाता है। बट मैं यही बोलूंगा कि पीआरपी मेंटेनेंस थेरेपी जैसा हम लोग यूज कर सकते हैं। ईयरली अगर 2 बार भी हम लोग पीआरपी करते हैं, जी। तो पेशेंट को काफी सालों तक के उस चीज का बेनिफिट रहता है। मतलब ईयरली 2 सीटिंग इज इनफ। हम्म। स्टार्टिंग में जो भी उनके सिटिंग्स है हम लोग डिसाइड करते हैं जितना हेयर लॉस है उस अकॉर्डिंग, और वो जी ट्रीटमेंट या वो थेरेपी कंप्लीट होने के बाद में हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप मेंटेनेंस थेरेपी के लिए ईयरली 2 सीटिंग कराते रहिए, तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। जी। जैसे कि सर आपने एक्सप्लेन किया था डर्मा रोलर का, एक व्यूअर ने क्वेश्चन हाँ पूछा हाँ। है कि मराठी में क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि कितना डीप हम इंजेक्ट करते हैं, और सबक्यूट बोल सकते हैं क्या हाँ उसके, कितना डीप बिल्कुल इंजेक्शन रहता बिल्कुल, जैसे आप डर्मा रोलर अगर देखेंगे, तो डर्मा रोलर नॉर्मली हम लोग जो स्कैल्प के लिए यूज होता है, तो ये 1.5 mm का होता है। जैसे इस पे लिखा हुआ है, अब देखेंगे, है? जी ये 1.5 mm का होता है। और इसका एक मॉडिफाइड वर्जन आता है डर्मा पेन, ये जो होता है। तो इसमें सारे मार्किंग्स दिए होते हैं। हम इसे सबक्यूटी नॉर्मली 1.5 mm तक के ही इसे पेनिट्रेट करते हैं, और उसमें उतनी मार्किंग होती है, उससे डीप वो नॉर्मली जाता नहीं है। और प्रेशर अकॉर्डिंगली हम लोग फिक्स करते हैं पेशेंट के टॉलरेंस के हिसाब से, या जी सर। कितना डीप हम लोगों को उस पीआरपी को ये करना है।
इवन जब इंजेक्ट भी करते हैं तो वो सबक्यूट ही किया जाता है। और नॉर्मली हम लोग इंसुलिन सिरिंज यूज करते हैं इंजेक्ट जी करने के सर। लिए, जिसका 31 गॉस का बोर होता है। तो जी काफी कम पेन और पेनिट्रेशन भी काफी कम होता है उसमें, 1.5 mm to 2 mm तक के ही पेनिट्रेट किया जाता है। जी। तो इसके साथ में सर हम और आयुर्वेद ट्रीटमेंट या बाकी भी इंटरनल मेडिसिन शुरू रख सकते हैं हेयर रिग्रोथ के लिए, ये ट्रीटमेंट के बिल्कुल साथ बिल्कुल में भी। सर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हम पीआरपी कर रहे हैं ये एक हेयर साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए है। बट जी जो भी मेडिकेशंस हम लोग आयुर्वेदिक या मॉडर्न या विटामिन्स की जो मैंने बात की, वो आपको इंटरनली ही लेना पड़ेगा। वो इफेक्ट करने में जो टाइम लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर मतलब बालों को, केस को अस्थि का मल कहा जाता है, तो जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको इफेक्ट करने में काफी टाइम लग जाता है। बट जी जो सर। पीआरपी है ये हम लोग डायरेक्टली हेयर फॉलिकल या हेयर रूट में इंजेक्ट करते हैं, तो इसका साइट ऑफ एक्शन स्पेसिफिक रहता है और इफेक्ट भी काफी फास्ट आपको मिल जाता है। तो जब आप इंटरनल मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं और उसके साथ में अगर पीआरपी स्टार्ट करते हैं तो पीआरपी का इफेक्ट जल्दी मिल जाता है, और बाकी जो इंटरनल मेडिसिन है वो आप मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। जी नॉर्मली सर। हम लोग अस्थि से रिलेटेड ही मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, या जो भृंगराज है, एलोवेरा है, ब्राह्मी है, इन सब चीजों का ही इनटेक हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं। एक्सटर्नली कई बार जो अप्लाई करने के लिए ऑयल्स या बाकी स्प्रेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, बट आपको एक साइड बाय साइड दोनों चीजें मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है, एक मेंटेनेंस थेरेपी के लिए, सपोर्टिव थेरेपी के लिए मेडिसिन, और साथ में पीआरपी, ऐसे जी दोनों की एक साइकिल चलते रहती है। सर, एक व्यूअर ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि आप इसके वर्कशॉप भी लेते हैं क्या? मुझे जहाँ तक पता है कि आप इसके वर्कशॉप भी लेते हैं नागपुर में। हाँ हाँ सर। तो जिस किसी को जैसे हमारा एक, इंटरेस्ट होगा तो सर को डीएम कर सकते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एक जो इंस्टीट्यूट है एआईसीटी, आयु केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मेकिंग, तो इसके जी थ्रू हम लोग इसके वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस ऑफ पीआरपी हैंड्स ऑन हम लोग लाइव पेशेंट पे परफॉर्म करके दिखाते हैं। इवन जो बाकी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये सारे प्रोसीजर्स, लेजर प्रोसीजर्स या जो भी हाईटेक प्रोसीजर्स है, ये सारे प्रोसीजर्स हम लोग इस वर्कशॉप के थ्रू कंडक्ट करते हैं। और जी इसमें बेसिकली जो जो जैसे हम देखेंगे कि बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए काफी इसमें स्कोप अच्छा होता है, क्योंकि आफ्टर बीएमएस लोग वही क्वेश्चन एक आ जाता है कि क्या करना चाहिए या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इसमें काफी जी अच्छा आगे स्कोप होता है पेशेंट स्टूडेंट्स को। और जितना बीएमएस मतलब हम लोग एक बाउंड्री लाइन पे ही करते हैं कि जितना बीएमएस स्टूडेंट्स को अलाउड होता है, एक वो पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक वर्कशॉप कंडक्ट होता है। जी सर। और कुछ सर एडिशन इसमें आप करना चाहेंगे इस टॉपिक और के? मुझे जैसे लगता है आप नॉर्मली, पूरे पॉइंट आपने कवर कर लिए इसमें। हाँ सर, जैसे मैंने पीआरपी का, कोई टेक होम मैसेज क्योंकि स्टूडेंट के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स को यही मैसेज दूंगा कि आप हेयर को भी उतना ही सीरियसली लीजिए जितना आप बाकी चीजों को लेते हैं, बाकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेते हैं। जैसे हम लोग अगर डायबिटीज होता है किसी को, तो हम लोग उसको अवॉइड करने लगाते हैं, शुगर या बाकी चीजें। तो जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको जो भी चीजें है, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या डाइट पे आपको कंट्रोल रखना है, तो पेशेंट उस चीज को उतना सिंसियरली नहीं लेते हैं। तो मेरा जी व्यूअर सर। से यही बोलना रहेगा कि आप हेल्थ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को देते हैं, तो आपके हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है उसमें इतना खो गए हैं कि हम लोग हेयर्स को या बाकी चीजों को, स्किन को उतना इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंस नहीं नहीं देते। देते। बट आज के टाइम पे चाहिए सबको अच्छी स्किन, सबको अच्छे हेयर्स चाहिए, बट उस चीज पे जी केयर या वर्क करने की कोशिश कोई नहीं करता। उनको एक बिल्कुल। नॉर्मल ऐसा चाहिए कि सर एक स्प्रे लिख के दे दो, बस फटाफट बाल आ जाना चाहिए। तो ये एक कुछ मैजिक तो मेरे हाथ में भी नहीं है और किसी के भी हाथ में नहीं है। जी तो सर। इसीलिए मैं बोलूंगा व्यूअर्स को कि आप जितना हो सके डाइट पे ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, हेयर केयर पे ध्यान दीजिए, शैम्पू करने से डरिए मत, ऑयलिंग करिए। ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो आपको हमारे क्लिनिक में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, एक आखिरी क्वेश्चन बट लेंगे हम बाकी, हमारे व्यूअर्स का। हमारे व्यूअर में से हाँ हाँ एक क्वेश्चन आया है, सर हाउ मेनी लॉन्ग डज इट टेक पीआरपी टू हील? हाँ हाँ, डॉक्टर रंजीत सर का है रंजीत। ये, इसका आंसर तो देना ही पड़ेगा। जी हाउ लॉन्ग डज इट टेक पीआरपी टू हील? एग्जैक्टली सर, काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जब हम लोग, मैंने जैसे बताया आपको कि पीआरपी जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं
जी तो उस साइट पे एक प्रॉपर छोटा सा वुंड क्रिएट होता है, तो वो विद इन 1 और 2 आवर्स आपको जो वहां पे वुंड क्रिएट हुआ है या जो वहां पे इंजेक्शन अपन ने दिया है वो हील हो जाता है। तो पीआरपी जी सर। करने के आप 1 घंटे बाद ही किसी भी पार्टी को अटेंड कर सकते हैं, आपके नॉर्मल ऑफिस वर्क में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट डे या आफ्टर 4 आवर्स हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप हेयर वॉश भी कर सकते हैं। तो ये एक इंस्टेंट प्रोसेस होती है, जैसे आप एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर के पास जाके इंजेक्शन लेते हैं वैसा ही प्रोसीजर होता है। 1 घंटे बाद ये सारी चीजें, या आप जो रोलिंग करते हैं या जो पीआरपी के इंजेक्शन है वो 1 घंटे बाद हील हो जाते हैं। जी और सर। अगर मेरे हिसाब से मुझे ये लगा कि इनके क्वेश्चन का मतलब ये होगा। और सेकंड जो, अगर इसको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो पीआरपी का जो इफेक्ट होता है ना सर, एक ये भी मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जब हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो वो उतने साइट पे करीब करीब 10 से 15 दिन इफेक्ट देती है। मतलब उसका अच्छा। जो ग्रोथ फैक्टर्स का इफेक्ट होता है तो वो करीब 10 से 15 दिन तक के वहां पे इफेक्ट चलते रहता है, जो ग्रोथ जी का सर। एक इफेक्ट होता है। तो इसीलिए नॉर्मली जब पीआरपी हम लोग करते हैं तो सेकंड जो सिटिंग होती है या सेकंड जो इसका प्रोसीजर होता है उसको कम से कम 15 दिन का एक डिफरेंस हम लोग गैप देते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है सर हमने सारे व्यूअर्स के भी क्वेरीज थी उसको क्लियर कर लिया है, और आपने आपका बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। ऑफ व्यू काफी अच्छी तरीके से हम सबको एक्सप्लेन किया है। हाँ सर, मतलब मैंने तो कोशिश की है कि जितने भी पीआरपी रिलेटेड पॉइंट हो, और इससे अलावा भी अगर व्यूअर्स को कोई क्यूरीज होती है या पीआरपी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स या कोई क्वेश्चनिंग होती है, हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल डीएम कर सकते हैं आयुष सौंदर्य स्किन क्लिनिक पे, या डायरेक्टली भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो जो भी जी, प्रॉब्लम है एसोसिएटेड विथ हेयर, तो हम लोग उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। अगर आप नागपुर के रेसिडेंट्स हो तो सर के क्लिनिक में जो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे नागपुर में हमारे 4 ब्रांचेस अभी करंटली रनिंग है। एक विद्यानगर में खरबी में जो मेन ब्रांच है। सेकेंड आपको एक क्रीडा स्क्वायर ओजस हेल्थ केयर सेंटर में एक ब्रांच है। थर्ड जी। एक वैशाली नगर में ब्रांच है, और फोर्थ पार्टी एचबी टाउन में एक ब्रांच है। तो आप अगर नागपुर से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल किसी भी आयु सौंदर्य क्लिनिक या किसी भी ब्रांच में आप विजिट कर सकते हैं, और आपको कंप्लीट सोल्यूशन हेयर और स्किन के लिए हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटिंग अस विद दिस सुपर नॉलेज। थैंक यू सर कि आपने एक प्लेटफॉर्म फिर से हम मतलब प्रोवाइड किया कि इतना प्रॉपरली एक पीआरपी को डिस्कस किया जा सके, क्योंकि बिल्कुल पीआरपी सर। के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी तो सर। क्या होता है, जब भी हम लोग पीआरपी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ पॉडकास्ट या ऐसे शोज के या नॉर्मल लाइव सेशंस के कारण लोगों में पीआरपी के बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ना, एक अवेयरनेस शुरू हो जाएगा, या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अवेयरनेस शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू इसके सो मच बाद भी सर। सर हम स्किन और बाकी रिलेटेड टॉपिक लेके बिल्कुल आके बिल्कुल आपके सर। साथ लाइव आएंगे सर, अगले सीरीज में। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, नो सर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बिल्कुल।